हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आईटीआई फीटर ट्रेड की जो ट्रेड थ्योरी की एमसीक्यू हम लोग चला रहे थे उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे और ये 12वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। यदि आप फीटर से यहाँ क्लास करते हैं तो 100% आप एग्जाम को फोड़ कर आएंगे, यानी कि 100 में 100 मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, पहला 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और यह 12वां क्लास है। ठीक है, और इसकी मॉक टेस्ट आप लोगों को सक्सेस कैरियर एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो आप जाकर मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा। दिया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रू इन डाई स्टॉक। चलिए मैं पहले कलर चेंज कर ले रहा हूँ क्योंकि ब्लैक ब्लैक है और वहां भी ब्लैक तो मजा नहीं आएगा लिखने में। चलिए, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। ठीक है, यानी कि डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू होता है उसका एडवांटेज आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है, यानी कि उससे फायदा क्या होगा। डाई को कसने के लिए या कट की गहराई को समायोजित करने के लिए किया जाता है, या आंतरिक चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए या बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू जो होता है उसका मुख्य जो लाभ होता है वो कट की गहराई को समायोजित करता है, यानी जो काटने के लिए गहराई दी जाती है उसके गहराई को एडजस्टमेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार बी हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के नाम क्या है। ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित, अब यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित दिया गया है और ये एक कोड को डिनोट करता है, तो ये क्या होगा, एक तरह का कोड होगा। ठीक है, तो देखिए रूट क्या होता है, रूट तो होगा नहीं क्योंकि रूट पिच क्रेस्ट ये नहीं होगा, एंगल दिखा रहा है ना, यहाँ पे कोड दिखा रहा है तो कोड वाला ही देखिए, बिना देखे ही हमने बता दिया। ये एक ट्रिक है कि कोड दिया है, अलग अलग ऑप्शन है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम को अगर फोड़ना है ना तो आप लोग पूरा वीडियो सीरियल वाइज देख लीजिए। फर्स्ट ईयर में आप 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे यदि आप पूरा याद कर लेते हैं तो। अब थोड़ा समझते हैं, ये क्या है, थ्रेड एंगल है। यहाँ पे जो बना हुआ है ये क्या है, थ्रेड एंगल है। और जो ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ये वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट मीन्स क्या होता है, चोटी। और जो ये नीचे वाला पार्ट है, जो ये यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, देखिए अभी ये डाउन से ऊपर जा रहा है, तो अभी हम कहाँ पे, क्रेस्ट पे। हम नीचे आ रहे हैं, एकदम नीचे आ जाएंगे तो ये क्या है, तो ये रूट कहलाता है। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट। दोनों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सिर्फ ये पॉइंट बना कर देखिए ये क्या है एक्स के रूप में, तो आप क्या बताएंगे, क्रेस्ट है। अगर पॉइंट के रूप में आपको यहाँ पे नीचे बना के दे दे तो ये रूट है, और यहाँ पे एंगल बना के दिया है तो थ्रेड एंगल है। पिच क्या होता है, तो एक पिच से लेकर, यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट की दूरी पिच कहलाता है, या रूट से एक रूट से दूसरे रूट की दूरी को भी पिच कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, आपको समझना है क्योंकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, दिया हुआ है 53 नंबर। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पे लीड, फ्लैंक, पिच, गहराई, तो देखिए कौन सा पद बोल रहा है, एक पूर्ण घुमाव स्क्रू के। अब देखिए कोई स्क्रू है और हम उस पर कोई भी नट कसते हैं तो क्या होता है, एक लीड के बराबर अक्षीय गति करता है, तो यहाँ पे लीड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर, दिया है ड्रिल बीट का साइज कैसे मापा जाता है। ड्रिल बीट की साइज कैसे मापा जाता है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बिटवीन फ्लूट, बिटवीन द लैंड्स, यानी कि फ्लूट के बीच, लैंड के बीच, वेव के बीच और गर्दन का व्यास के बीच। तो जो ड्रिल की बीट की साइज है वो कैसे मापते हैं, तो वो मापा जाता है बिटवीन द लैंड, यानी लैंड के बीच की जो दूरी है ना, उसी के ड्रिल की बीट की साइज उसी से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 55 नंबर, दिया है सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण कितना होता है। तो कोई भी सामान्य प्रयोजन में ड्रिल का जो हेलिक्स एंगल होता है वो आपको याद रखना है, बिल्कुल 27.5 डिग्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस टूल का नाम बताना है आप लोगों को। देखिए कितना अच्छा टूल्स है, इसको आपको पहचानना है। ये कौन सा है, पायलट ड्रिल है, काउंटर संक है, या ड्रिल के साथ पायलट है, या काउंटर सिंक के साथ पायलट है। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया ना, ये काउंटर सिंक के साथ क्या है, ये पायलट है एक तरह के।
तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटर सिंक विथ पायलट। करेक्ट आंसर काउंटर सिंक के साथ पायलट, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर दिया है, एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक रीमर है, उसका कौन से भाग में चिप्स को निकाला जाता है, यानी कि जो भी हम लोग हमारे पास जाब होता है ना, वो चिप्स के रूप में बाहर निकाल देता है और एक जॉब को खूबसूरत डिजाइन दे देता है। एक रीमर का वो भाग कौन सा है, फेस होता है, फ्लूट होता है, एड़ी होता है या कटिंग एज होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूट जो होता है। फ्लूट फ्लूट क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कटिंग टूल काटा गया है और इसके अंदर कुछ आपको ये वाला पार्ट देखने को ऐसे ऐसे मिलता है ना, ये तो ये जो खाली स्थान देख रहे हैं आप बीच में, यही फ्लूट कहलाता है। ठीक है, और कटिंग एज क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार आप लोग देखे होंगे टूल्स में, ये वाला कटिंग एज होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए 58 नंबर। आप लोग बिल्कुल फर्स्ट ईयर की एग्जाम को 4 कराना है, यानी कि 100 में 100 मार्क लेकर आना है आप लोग को। बिल्कुल आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट जितना ज्यादा देंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन याद हुआ है, कौन सा क्वेश्चन नहीं याद हुआ है। तो आपको लिंक प्ले स्टोर पे मिल जाएगा सक्सेस कैरियर ऐप, मोबाइल ऐप का, तो उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, यूज। देखिए और इसके साथ में आप लोगों को इम्प्लायबिलिटी स्किल की भी लिंक आपको दे दिया गया है, मतलब कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप पे। तो प्ले स्टोर से सक्सेस कैरियर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है। जो एस टाइप का ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका मुख्य ऑब्जेक्टिव पर्पज क्या होता है, ये बताना है आप लोगों को। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, या उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, या नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, या सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। जो टाइप एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल होता है ना, वो किस लिए करते हैं, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। दिया हुआ है कि ड्रिल में रफ छेद होने का कारण क्या होता है। ठीक है, ड्रिलिंग में रफ जो छेद होते हैं उसका कारण क्या होता है। जब भी हम लोग जाप पे ड्रिल कर रहे होते हैं तो उसमें रफ छेद हो जाता है, तो उसका कारण क्या हो सकता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है, असमान बिंदु का पतला होना, या ड्रिल पॉइंट केंद्र में होना, या क्लियरेंस एंगल का गलत होना, या ड्रिल के कटिंग एज में काटने में तेजी होना। करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए ड्रिल में रफ छेद बनने का मुख्य जो कारण है वो है ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, यानी कि ड्रिल के जो कटिंग एज है वो काटने में तेज नहीं है, शार्प नहीं है, काट नहीं रहा है, इसलिए एकदम वो क्या हो जाता है, रफ बना लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा वो देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे 19 मीटर, यानी कि यहाँ पे डाया है, ये क्या है, डाया है। 19 मिलीमीटर रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिलिंग आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज आपके 0.2 दिया है और ओवर साइज यहाँ पे 0.05 mm दिया हुआ है। तो आप लोग को कल ही इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आया था, बहुत ही मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था। यदि आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो एक बार मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए यही जो वो क्वेश्चन है जो आपको हजारों लाखों लड़कों में से आपका मेरिट आगे करेगा, यानी कि आप ITI CBT फीटर का देने जा रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत से कैंडिडेट छोड़कर आएंगे और आप छोड़कर नहीं आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे डायामीटर यानी कि व्यास दिया हुआ है, 19 मिलीमीटर रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार पूछा हुआ है, यानी कि ड्रिल की साइज पूछा है। तो फार्मूला एक नोट करेंगे आप लोग, ड्रिल साइज इक्वल टू, देखिए ड्रिल साइज इक्वल टू क्या होता है, रिम होल डायमीटर, रिम होल डायमीटर, डायमीटर मतलब रिम, जो रिम का व्यास दिया हुआ है वो, फिर प्लस ब्रैकेट में कर लीजिए ओवर साइज माइनस अंडर साइज। ये आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे। OS का मतलब होता है ओवर साइज आप लोग लिखिएगा, और US का मतलब होता है अंडर साइज। इसी फार्मूले पे आपको बैठा देना है। यहाँ पे ड्रिल का आकार पूछा है तो ड्रिल का आकार बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिल साइज यानी कि ड्रिल आकार बराबर, अब रिम की होल डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 19 मिलीमीटर, तो 19 यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे 19 लिख दे रहा हूँ, पेन क्यों नहीं चल रहा है, चलिए
काफ़ी ज़्यादा पेन चला गया, लिख नहीं रहा था। चलिए मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे कितना रिम होल डायमीटर कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है ना, तो 19 प्लस ओवर साइज, ओवर साइज कितना दिया हुआ है 0.05 माइनस अंडर साइज कितना दिया हुआ है, तो यहाँ अंडर साइज दिया हुआ है 0.2। चलिए इसको कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे, तो 19 प्लस 0.5 सॉरी 0.05 माइनस 0.2। ये थोड़ा ध्यान से करेंगे। अब देखिए 19 में से मैं 0.2 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 18.8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.05। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18.85 mm में हो जाएगा। अब देखिए 18.85 mm न ये है न ये है, एक ही ऑप्शन में 18.75 दिया हुआ है जो कि करेक्ट होगा, ठीक है। ये ऐसे आप लोग को एग्जाम में इसी फार्मूले पे रख के आपको हल करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 0.75 दिया है 18.75 और यहाँ पे निकल कर आया 18.85 जो कि ये करेक्ट है। यहाँ पे आप लोग जो निमी ने पीडीएफ दिया है ना उसमें यही था, तो आपको यही मार्क आना है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन में क्या आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो बात है ना, ये फार्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और लोगों से अलग कर देगा ये एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लाखों लोगों को आप पीछे करने वाले हैं, आप बिल्कुल विश्वास रख के मेरे साथ 12वीं क्लास है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, बिल्कुल आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा अदर लड़कों से। चलिए 61 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, इसका आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पे क्या है, एक पहले से छिद्र बनाया गया है और दूसरा उसी छिद्र को बड़ा किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, ड्रिलिंग किया जा रहा है या स्पॉट फेसिंग किया जा रहा है या काउंटर सिंकिंग किया जा रहा है या काउंटर बोरिंग। तो देखिए ड्रिलिंग क्या होती है, एक जॉब है और उसमें छिद्र बनाना ही ड्रिलिंग कहलाता है। तो ये तो ड्रिलिंग नहीं है, पहले से ड्रिल किया हुआ पार्ट है और उसको और बड़ा ड्रिल कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है। मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करा दिया हूँ, उसे बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, काउंटर सिंकिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है इसका, ठीक है। यानी कि ड्रिल का जो छिद्र है बनाया गया है उसका ड्रिल आकार से बड़ा है अगर छिद्र, तो क्या होगा, ड्रिल तेज नहीं है या फिर दर बहुत अधिक है या काटने की गति बहुत अधिक है या कर्तन किनारे के असमान कोण हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज होने के कारण, यानी कि कर्तन किनारे के असमान होने के कारण ड्रिल छिद्र क्या होगा, ड्रिल का आकार से बड़ा हो जाएगा। यही कारण है, क्यों, इसका मेन कारण जो है कि कटिंग एज अनइक्वल एंगल के कारण होता है। चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहेंगे। तो देखिए चूड़ी के दोनों सतह, तो ऐसे ऐसे चूड़ी कटा रहता है किसी भी पार्ट का, ठीक है। तो बोल रहा है चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा भी दिया हूँ। देखिए चूड़ी के सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। और सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और जो इसके और इनके बीच का एंगल होता है उसे हेलिक्स एंगल बोलते हैं, ये याद रखिएगा। फ्लैंक क्या होता है, तो ये वाले पार्ट को यानी कि ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है। पिच क्या कहलाता है, तो रूट, एक रूट से दूसरे रूट के बीच की दूरी बोलिए, या पिच किसे कहते हैं, एक रूट से दूसरे पिच की दूरी, या एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की बीच की दूरी जो होगा वही क्या है, पिच है। तो यहाँ आप लोग को पता चल गया होगा चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। तो ये देखिए एक सतह हो गया और इधर वाला दूसरा सतह हो गया, दोनों जहां जुड़ रहे हैं इस शीर्ष सतह को ही क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देशन यानी कि 32A46H8B में V क्या दर्शाता है। चलिए इसको डिटेल से आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है ये क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में फोड़ कराएंगे, बहुत से क्वेश्चन लोग ये छोड़ेंगे क्योंकि उनको याद नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीज नहीं जानेंगे, वो रट के गए होते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझ लीजिए, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन पूछेगा। देखिए
यहाँ पे मैं वो नंबर लिख ले रहा हूँ, फिर आप लोग को एक एक चीजें समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और मैं कलर अब दूसरा ले ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पे जो 32 दिया हुआ है ना, ये 32 वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या दर्शाता है? ये मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को। आप लोग लिख लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को ये दर्शाता है ना। और अब दूसरा यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये किसको डिनोट करेगा? ये इसको नोट करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे वी पूछा हुआ है तो आपको वी भी पता चल जाएगा। अभी ए का मतलब क्या है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इसे बोलते हैं एब्रेसिव टाइप, यानी कि कौन से टाइप का एब्रेसिव है इसकी, एब्रेसिव। अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 46। अब ये 46 किसको डिनोट करेगा? इतना, तो ये ग्रेन साइज को बताएगा, जो ग्राइंडिंग मिल में है कितने ग्रेन साइज है उसका, ग्रेन साइज। ये आपको नोट करना है, एक एक चीजें नोट करिएगा, कंपटीशन में आपका एग्जाम पूछेगा। यहाँ पे एच किसको दर्शाएगा? एच को आप लोगों को लिखेंगे ग्रेड को दर्शाएगा। ये किसको दर्शाएगा? ग्रेड। और यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो ये 8 किसको डिनोट करेगा? 8 का भी नोट करेंगे आप लोग, ये स्ट्रक्चर को बताता है, स्ट्रक्चर। अब एक बचा वी, जो कि पूछा हुआ है, तो वी किसको बताता है? बॉन्ड को बताता है। तो अब हमें उम्मीद है ये नंबर दे देगा, कुछ भी पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे 32 पूछा, यहाँ पे वी पूछा हुआ है, तो वी मतलब क्या है? यहाँ पे बॉन्ड है, तो वी क्या हो जाएगा? बॉन्ड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अगर वी की जगह आपका ए दे देता या कोई और दे देता, जैसे 32 ही दे देता कि इतना में 32 क्या दर्शाता है, तो 32 किसको दर्शाएगा? मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को। ए पूछ देता आप लोग को तो एब्रेसिव टाइप को, उसके बाद 46 पूछ देता तो वो क्या होता? ग्रेन साइज होता आपका। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर यही क्वेश्चन है आप लोग का, इसमें बॉन्ड बोले तो ये बी को डिनोट करता है। ग्रेड, ग्रेड किसको डिनोट करता है? एच वाले टाइप को, और यहाँ पे एच दिया हुआ है, ये क्या है? ग्रेड। और एब्रेसिव टाइप, एब्रेसिव टाइप ए को डिनोट करता है ना, तो मैं ए लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे ग्रेन साइज, तो इसकी ग्रेन साइज कितनी है? 46 है, तो 46 सारी चीजें लिख दिया। और यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन कोई भी पूछ देगा वी के अलावा, तो आप बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। अन्य कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। अगर वी के अलावा रट के गए हैं और पूछ देता है यहाँ पे 8 क्या है, तो आपको उनको पता नहीं रहेगा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपको पता रहेगा। कंपटीशन में भी आप उनसे डिफरेंट रहेंगे। उम्मीद करके पूरी वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, तो आप 100 में 100 कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे ड्रिल डाई स्टील की ग्राइंडिंग, ठीक है, एक मिनट। हाँ, दिया हुआ है कि डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, हरा सिलिकॉन कार्बाइड, सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड, भूरा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ 65 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर देखिए, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार का एब्रेसिव पहिया इस्तेमाल किया जाता है, तो वो व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है एब्रेसिव पहिए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। दिया हुआ है कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। अभी हमने आप लोगों को ग्राइंडिंग के बारे में बताया फुल स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए जब भी अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है, तो वो इंगित कौन करता है? वो इंगित करता है स्ट्रक्चर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर। दिया है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस ये वाले पार्ट का नाम पूछा हुआ है, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नोमेनक्लेचर करवा दिया है। इसको क्या बोलेंगे? ये वाले पार्ट को, तो इसे बोलेंगे वर्नियर डिवीजन, ठीक है। वर्नियर में ये वर्नियर डिवीजन है और ये मेन स्केल है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये वाला पार्ट आपका क्या है? थिम्बल है, ये डेटम लाइन है, ठीक। और थिम्बल मैंने आप लोगों को बता दिया। और पूरे ये वाले पार्ट को, ये अंदर जो लगा होता है पूरा, ये बैरल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। टेलीस्कोप गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पे टेलीस्कोप गेज दिखाया गया और यहाँ पे एक्स रूप में आपको दिखाया गया, इसी का नाम पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप लेग। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप लेग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम क्या है। ठीक है, रीमर है ये, या स्पॉट फेसिंग टूल है, काउंटर सिंक टूल है, या काउंटर बोरिंग टूल है। इस टूल का आपको नाम बताना है। तो ये टूल्स कौन सा है, ये काउंटर सिंक टूल है। काउंटर सिंक टूल क्या करता है, पहले से बनाए गए छिद्र को उसे और बड़ा आकार में बनाता है, वो होता है काउंटर सिंक टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 70 नंबर, दिया हुआ ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग। देखिए यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आप लोगों को दिखाया गया है ना, इसी को बोलते हैं फ्लूट। क्या बोलते हैं, फ्लूट। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स के रूप में ये एंगल दिखाया गया है। देखिए ये और ये, इसके बीच में क्या दिखाया गया है, इसको दूर से मैं खींच दे रहा हूँ ऐसे और ऐसे, और इसके बीच में कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई कोण बना रहा है ना, उसी को एक्स के रूप में पूछा हुआ है। ये कौन सा कोण है, हेलिक्स कोण है, लीड कोण है, बिंदु कोण है, या छेनी के एज का कोण है। तो इसे हम लोग बोलेंगे, देखिए ये वाला पहले इसके मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर समझा दे रहा हूँ अच्छे से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ले लिया, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट बना रहा है ये और ये मिलाने पे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट एंगल। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट एंगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, दिया हुआ है रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम बताना है। यहाँ पे देखिए एक्स के रूप में ये वाला पार्ट का नाम बताना है, ये क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फेस को डिनोट करता है। किसको, फेस को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला 72 नंबर का, कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है। हेलिक्स एंगल, कोण एंगल, पॉइंट एंगल, चीजल एज एंगल। तो देखिए ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित कौन करता है, तो वो करता है हेलिक्स एंगल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, आंसर बताएंगे। यदि आपको पता होगा तो मॉक टेस्ट जरूर लगाएगा, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है डायामीटर, इसका कभी भी आपको सिंबल कहीं दिखाई देना, इसका मतलब होता है डायामीटर, ये याद रखिएगा डायामीटर, या इसे हम लोग हिंदी में व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास। तो दिया है कि 15 मिलीमीटर व्यास के रीमिंग छेद के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। ठीक है, तो ड्रिलिंग का आकार, रीमर का छेद क्या है, 15 mm है। तो हमें ड्रिल इससे छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, बताएंगे आप लोग। हाँ, इससे छोटा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए बड़ा वाला तो होगा नहीं, अब 15 से छोटा, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो हमें ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना है ना। तो क्या बनाएंगे, देखिए ये, और नहीं ज्यादा बड़ा बनाएंगे, जो इस 15 के पास की वैल्यू होगी ना उसी को लेंगे। तो 15 के पास वैल्यू देखिए 65, 14.75, 14.50 और 14.65। तो ये वाला भी नहीं लेंगे, दूर हो जा रहा है, 50 वाला भी दूर हो जा रहा है। 15 के पास जो वैल्यू है ना उसे हम ले लेंगे, ये एक रफ है, ऐसे करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0.25 mm ड्रिलिंग करने के बाद, हम लोग जब रीमिंग करते हैं, ड्रिल के बाद रीमिंग किया जाता है, क्योंकि जो ड्रिल हम लोग छेद बनाए होते हैं उसे फिनिशिंग करना पड़ता है, यानी कि जो हम लोग ड्रिलिंग करते समय उसका जो सरफेस होता है, सतह होता है, रफ होता है, तो हम लोग रीमिंग के द्वारा उसे क्या करते हैं, फिनिशिंग देते हैं। तो ये इतना mm रख के ही करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14.75 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ड्रिल ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं। ठीक है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं। ड्रिल की धार तेज होती है, या असमान लिप लंबाई होता है, या फीड दर बहुत कम होता है, या शीतलन अपर्याप्त होता है। बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद जो होता है, ठीक है, ये अनइक्वल लिप लेंथ के कारण, असमान लिप की लंबाई होने के कारण ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद ओवर साइज बन जाता है, ओवर साइज बन जाएगा असमान लिप अगर रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, दिया है ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। बताएंगे यहाँ पे, ऑप्शन है ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग, या काउंटर बोरिंग। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। ड्रिलिंग किए गए छिद्र पर फ्लैट शीट बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, उस ऑपरेशन का नाम बताना है आपको। तो उस ऑपरेशन का जो नाम है ना वो होता है स्पॉट फेसिंग। फेसिंग यानी कि सरफेस बनाएगा, फ्लैट शीट बनाने के लिए होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं, दोबारा ये क्वेश्चन आया हुआ है।
तो चिप्स को बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको कर लिए थे आप लोग। यहाँ पे दिया हुआ है थ्रेडेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोड क्या होता है? 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री? बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 120 डिग्री होता है। थ्रेड होने वाले क्षेत्र पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक का कोड जो होता है, काउंटर सिंक टूल का कोड, वो 120 डिग्री होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहां पी पिच और डी गहराई की गणना करने का सूत्र है, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। तो चलिए एक्सटर्नल थ्रेड के लिए क्या होता है, कैपिटल डी यानी कि बड़ा वाला व्यास, डी माइनस पिच अपान 10, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया है व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। यहाँ पे एक डाई दिखाया गया है आप लोगों को फिगर में, इसका नाम बताना है। ये कौन सा डाई है? स्प्लिट डाई है, हाफ डाई है, सॉलिड डाई है या एडजस्टेबल स्क्रू डाई है? तो ये यहाँ जो दिखाया गया है डाई, ये हाफ डाई है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हाफ डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दिया है किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्ताकार बन जाते हैं? यानी कि एक में चूड़ी वर्गाकार चूड़ी, नकल चूड़ी, ट्रेपोजाइडल चूड़ी। तो देखिए अर्धवर्गाकार जब भी बात करेगा ना, तो जो नकल चूड़ी होती है, नकल थ्रेड होता है ना, वो चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्ताकार होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैं ये करवा दिया हूँ, इस बार मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बनाऊंगा। इसी वीडियो में आप लोग पीछे अगर आप लोग मन से देखते आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन में ये दिया हुआ है, यहाँ पे क्या 5 क्या दर्शाता है? यहाँ पे 5 बताना है। पिछली बार क्या पूछा था? ये वाला पार्ट पूछा था। अब यहाँ पे 5 पूछ दिया है, तो मैं ये तो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल देख के ही कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दिया हूँ। और सोच लीजिए अगर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आ गया ना, तो आप लोग बहुत आगे हो जाएंगे अगर आपको पता है तो। बताएंगे इसका आंसर 5 क्या डिनोट करता है? तो ये स्ट्रक्चर को बताता है। ये किसको बताता है? स्ट्रक्चर को बताता है। ये किसको बताता है? तो ये जो है ना, यहाँ पे एब्रेसिव मटेरियल को बताता है। 41 अगर पूछेगा तो ये 41 क्या होता है? ये ग्रेन की साइज होती है, सॉरी 46 ग्रेन की साइज होती है। ये 46 ग्रेन साइज पूछेगा, 46 होता है। और चलिए यहाँ पे 41 क्या होता है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ है आपके सामने। ड्रेसिंग कटाई के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिया का उपयोग किया जाता है? सिलिकेट बॉन्ड का या सेलेक्ट बांड का, रबर बांड का या रेजिनोइड बांड का? तो ड्रेसिंग में कास्टिंग की ढलाई जो होती है, उसमें जो बांडेड पहिया का उपयोग किया जाता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो होता है रेजिनोइड बॉन्ड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है व्हाट टाइप ऑफ, ठीक है, व्हाट एब्रेसिव व्हील्स इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार का एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? ठीक है, 83 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है। दिया हुआ है, देखिए सीमेंटेड कार्बाइड में ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार का एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? हरा सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रे एल्युमिनियम, सफेद एल्युमिनियम या भूरा एल्युमिनियम? तो जो एब्रेसिव उपयोग में किया जाता है वो होता है हरा यानी कि ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर आपके सामने है। दिया है एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। इसे आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान 0.09 mm होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो पिछली बार ये पूछा था, टेलीस्कोपिक लेग था, इस बार ये वाला पूछ दिया है ना, तो आपको याद रखना है ये क्या है? टेलीस्कोपिक लेग है, यानी कि ये वाला क्या है? ये है। और यहाँ पे पूछा है एक्स के रूप में, तो एक्स यहाँ पे किसको डिनोट करेगा? तो ये डिनोट करेगा प्लंजर लॉक को। यहाँ पे प्लंजर लॉक लगा होता है, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? प्लंजर लॉक को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिया हुआ है टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि है। यहाँ पे टूटा हुआ स्टड है और इसको निकाला जा रहा है, तो ये कौन सी विधि है आपको बताना है।
इजी आउट विधि है, प्रिक पंच विधि है, ड्रिल छेद बनाना है या स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इजी आउट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। टूटे हुए स्टड को यहाँ पे जो निकालने की विधि दिया गया है ना, ये क्या है, इजी आउट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? तेजी से ठंडा होने के लिए, कंपन को कम करने के लिए, उच्च तन्यता शक्ति के लिए या मशीनिंग के लिए? मशीनिंग बहुत मुश्किल होता है, तो मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है मशीन टूल में। इसका मुख्य जो कारण होता है वो होता है वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग, यानी कि जो ग्रे कास्ट आयरन होता है ना, इसकी मशीनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है M20x15 के लिए ट्रैप ड्रिल साइज क्या होगा? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे भी कैलकुलेशन से आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक और एग्जाम में क्वेश्चन जो सबसे बेहतर है, आप लोग अन्य लड़के छोड़ेंगे और आप लोग करके आएंगे। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, बस आप लोग याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है इसको करने के लिए। बिल्कुल, अगर मैं आप लोग को ट्रेड थ्योरी पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग देखे होंगे ना, तो आप यकीन मानिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आप लोग बेहतर करेंगे। मैंने फीटर थ्योरी की फुल क्लास कोर्स चला रखी है, यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पे आप लोग फार्मूला एक याद रखेंगे, ट्रैप ड्रिल साइज। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ट्रैप ड्रिल साइज पूछा हुआ है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास M20x50 या कोई भी, तो एक फार्मूला अगर ट्रैप ड्रिल साइज पूछे तो ट्रैप ड्रिल साइज, यानी कि ट्रैप ड्रिल का आकार इक्वल टू क्या होता है, तो वो लिखेंगे मेजर डायामीटर यानी कि मेजर व्यास, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में कांस्टेंट, ठीक है, इनटू पिच, ये फार्मूला होता है। अब इसी को बैठा दीजिए, यहाँ पे मेजर डायामीटर क्या होगा, तो यहाँ मेजर डायामीटर यहाँ पे जो M20 यानी कि M का मतलब होता है मेजर डायामीटर 20 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 माइनस कंस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे कंस्टेंट आप लोग को लेना पड़ेगा 0.866 होता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, इनटू पिच यहाँ पे कितना होता है, तो यहाँ पे पिच ऑलरेडी आप लोगों के पास ये दिया हुआ है, कितना है 15, ठीक है। तो ये 15 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.5 mm। क्यों ये लिखेंगे, ये 15 अधिक दिया हुआ है ना, यहाँ पे 1.5 ही होगा, ठीक। इसको बना लीजिएगा, ये एग्जाम में आप लोग अगर ये लिखेंगे ना 15, तो आप लोग का वैल्यू ज्यादा आएगा, यहाँ पे 15 ही 1.5 होगा, तभी आपका वैल्यू निकल कर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट जो भी आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को निमी PDF में भी गलत दिया है। यहाँ पे देखिए, तो 20 माइनस, अगर इसको आप लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए मैं कर दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा 15 छक्के 90 शून्य, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 9 99 के 9 हाथी लगा 9, 15 वाट है 120 और 129, ये हो गया। कितने बाद, इतने बाद 0 3 1 4 बाद 0 1 2 3 4, चौथे बार यहाँ पे, यानी 1.2990। अब इसको घटा देंगे 20 में से 1.299, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.701। आप घटा के देख लीजिएगा, ये क्या आएगा mm में आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 18.5। अगर यहाँ 1.5 नहीं लेते ना आप, तो ये क्या हो जाता 15, तब उस प्रकार आपका आंसर 187.09 आता, ठीक है 187, लेकिन आपका वो गलत दिया हुआ है यहाँ पे। आप लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहली बात, अगर आप ये क्लासेस देख रहे हैं ना, तो आपका फायदा क्या हो रहा है, अन्य लोगों से आपको पता चल रहा है कि गलत कौन सा है, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट को पता नहीं होगा और ऐसे यूट्यूब पे भी करवा देते हैं ऐसे कि इसका आंसर ये याद रख लीजिए, जो कि वो सही नहीं है। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक कैलकुलेटिव आ गया, आपको करना होगा न्यूमेरिक इसका। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा ही दिया था बिल्कुल। देखिए 16 के पास वाला, 16 से अधिक वाला नहीं लेंगे, नहीं 16 लेंगे,
यहाँ पे 16 मिलीमीटर रीमर के ड्रिल साइज लेना है ना, तो ड्रिल का साइज कभी भी हम लोग छोटा लेते हैं, 16 से छोटा लेंगे, तभी हम लोग जब फिनिशिंग करेंगे तो बड़ा बनेगा। तो देखिए 16 तो ऐसे ही निकाल दीजिए। अब उसे सबसे ज्यादा छोटा भी नहीं लेंगे, क्योंकि 14 ले लेंगे तो ये भी नहीं होगा पॉसिबल। जो 16 के पास वाली वैल्यू होगी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 16 के पास बिल्कुल कौन सा है, देखिए 15.50 और 15.75, तो सबसे पास कौन है, ये वाला है ना, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में। चलिए अब मैं आप लोग को समझा देता हूँ। 16 मिलीमीटर रीमर का साइज है, तो ड्रिल का साइज कभी भी छोटा होता है, तो 16 में से कभी भी आपको क्या कर देना है, कभी भी आप लोग 0.25 घटा दीजिएगा, क्योंकि ये साइज लेकर ड्रिल किया जाता है, और जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं यानी कि रीमिंग करते हैं तो ये 0.25 भी खत्म हो जाता है। तो ड्रिलिंग करते वक्त साइज हमारा क्या रहेगा, ये वाला साइज रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 नंबर आपके सामने है। दिया हुआ है एक्स के चिन्ह का भाग नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पार्ट को आपको नाम बताना है, ये वाला का एक्स के रूप में, ठीक है। ये ब्रेस्ट प्लेट है, बेवेल पिनियन है, या फ्रेम वर्क है, या लॉकिंग स्क्रू है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये बेवेल पिनियन यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर। दिया डायामीटर दिया हुआ है, यानी कि व्यास 10 मिलीमीटर की रीमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या होगा। तो सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन, जो 10 के पास का होगा ना, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकालूं 10 ये दिया हुआ है, 0.25 निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9.75, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे देखिए 10 के पास वाली वैल्यू आपके लेना है, तो 10 हमारा रीमिंग की साइज है ना, तो ड्रिलिंग कभी भी इससे छोटा होता है, 10 से छोटा होता है। 10 दिया हुआ है तो 10 से छोटा होगा, तो 10 वाला बड़ा तो होगा नहीं, 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 अगर ड्रिल साइज ले लेंगे तो, और अगर रीमिंग करेंगे फिनिशिंग करेंगे तो और बड़ा छिद्र बन जाएगा। और 8 उससे बहुत ज्यादा छोटा हो जा रहा है, सबसे पास में 9.275 है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगला देखेंगे, दिया हुआ है हैंड रीमर में एक्स के चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बताया है, एंगल बनाया हुआ है, कोण बना रहा है, तो कोण यहाँ पे बना रहा है, तो आपका कोण वाला ही तो पार्ट सही होगा। देखिए यहाँ पे कोण बनाया हुआ है, तो लीड भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी, तो ये करेक्ट आंसर टेपर लीड है, ये क्या होगा, टेपर लीड। तो ऐसे आप लोगों को एग्जाम में ट्रिक भी लगाना है। कभी कभी ये बहुत से कैंडिडेट ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन गलत करके आते हैं, आपको पता होना चाहिए किसको पूछ रहा है। यहाँ पे एंगल दिखाया रहा है ना, तो एंगल आपको यहाँ पे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 93 नंबर। दिया है ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है, यानी कि ड्रिल का व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों बन जाता है। अगर मान लीजिए कि हमें 10 मिलीमीटर व्यास का, ठीक है, हमें छिद्र बनाना है, और वो अधिक बनकर 10.10 या 25 हो जा रहा है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या हो सकता है। फीड अनुपात अधिक है, या शीतलन प्रभावी है, या अपर्याप्त क्लियरेंस है, या कटिंग एज असमान लंबाई के हैं। तो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा ना, वो करेक्ट आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करा ही दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण कितना होता है। 75 डिग्री होता है, 80 डिग्री होता है, 90 डिग्री, या 120 डिग्री। ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दिया हूँ, जो डिग्री यहाँ पे 120 डिग्री आप करा ही दिया था। दोबारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड, ये थ्रेड का नाम बताना है। ये थ्रेड देखिए कुछ इस प्रकार बना है, तो यही थ्रेड का आपको नाम बताना है। ये वी थ्रेड है, बटरेक्स थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, या देखिए स्क्वायर तो थ्रेड नहीं है, इसको काट दीजिए। ये वी थ्रेड भी नहीं है, वी कैसे बना होता है, कुछ इस प्रकार वी टाइप का बना होता है, तो वी भी नहीं है। अब बताया आपके पास दो ऑप्शन, बटरेक्स थ्रेड या सा स्मूथ थ्रेड, तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है सा स्मूथ थ्रेड, ठीक है। सा क्यों है, रेती आरी देखे हुए हैं ना, बिल्कुल वो है, उसी के आकार का है, तो इसलिए सा टूथ थ्रेड, इसे आरी को अंग्रेजी में सा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स के रूप में चिन्हित भाग यहाँ पे दिया हुआ है, इस कोण को आपको बताना है। देखिए यहाँ पे एंगल ही पूछ रहा है, तो आपको बताया हूँ मैं ना, एंगल जब भी पूछेगा तो एंगल देख लेंगे आप लोग। एंगल यहाँ पे देखिए, ये एंगल दे ही नहीं रहा है, ये भी एंगल दे ही नहीं रहा है, ये भी एंगल, तो हेलिक्स कोण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए
अगर मैं यहाँ पे थ्रेड आप लोग देख रहे होंगे ना, तो ये ऊपर वाला पार्ट मैंने बता दिया आप लोग को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रेस्ट बोलते हैं। और नीचे जो पार्ट्स है ना, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे रूट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला पार्ट जो गहराई में है, इसे रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रूट। तो ये याद रखना है, क्रेस्ट हो गया। और पिच, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की दूरी क्या कहलाता है, ये पिच कहलाता है। या एक रूट से दूसरे रूट के बीच की दूरी क्या कहलाता है, वो भी पिच कहलाता है। चलिए 96 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। 97 में क्वेश्चन पे आ गया हूँ। टोटल यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन तक ही कराएंगे, उसके आगे की वीडियो कल आप लोगों को प्रोवाइड होगी। चलिए देखिए 97 नंबर का क्वेश्चन आप लोग, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है। ठीक है, जो डाई स्टॉक है, केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि डाई को कसने के लिए, या कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, या आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, या बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू प्रदान किया जाता है। क्यों, क्योंकि कट की गहराई समायोजित करना होता है, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर, मीट्रिक वी थ्रेड का सन्निहित कोण कितना होता है ना, यानी कि इंक्लूडेड एंगल पूछ रहा है मेट्रिक वी थ्रेड का, 45 डिग्री, 29 डिग्री, 60 डिग्री, या 47 हाफ, ठीक है, डिग्री। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होता है, मीट्रिक वी थ्रेड में सन्निहित कोण जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, इंक्लूडेड एंगल मेट्रिक वी टाइप में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, फिर वही क्वेश्चन आ गया। अब इस बार आप लोग कर लेंगे। ग्राइंडिंग व्हील यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मानक के अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए हैं, और ये बिल्कुल आप लोग करेक्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैं बता दिया हूँ आप लोगों को बिल्कुल। ये क्या होता है, यहाँ पे जो दिया हुआ था, देखिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 32A 46 H8V। ये क्या है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप है। ये क्या है, ए एब्रेसिव टाइप। 46 यहाँ पे या कोई भी नंबर रहेगा तो उसे बोलेंगे ग्रेन साइज। एच किसको डिनोट करता है, तो एच ग्रेड को डिनोट करता है। 8 किसको डिनोट करता है, तो यहाँ पे 8 आप लोग का स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। वी बॉन्ड को डिनोट करता है ना। तो आप लोग को पता चल गया यहाँ पे 46 क्या है, तो 46 क्या बताया हमने, ग्रेन साइज बताया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण, ठीक है, क्या है, यहाँ पे उपकरण दिखाया गया है। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में ये टूल्स उपयोग किया जाता है। होनिंग टूल है, घर्षण छड़ी है, या डायमंड ड्रेसर है, या स्टार व्हील ड्रेसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड ड्रेसर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। यदि मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट है, अपनी खुद की तैयारी जांच सकते हैं वहां पे, जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं आपको याद है कि नहीं याद है, 100 में 100 एग्जाम में ला पाएंगे कि नहीं। तो आप लोग सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा, या लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और इससे पिछले सभी वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो को देखिएगा। आप उम्मीद करिए कि 100 में 100 मार्क लेकर आएंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।